हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीजीटी और रियल्टी के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 11 हल करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग 2000 प्रश्नों की सीरीज को हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर नंबर 11 है। इसमें हम लोग राजनीति विज्ञान के लगभग 30 प्रश्नों को देखेंगे और इन 30 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे कि जो कि आपके एग्जाम में संभावित हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 11। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। बहुत आसान सा प्रश्न है और ये पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। अध्यादेशात्मक और संसदात्मक दो शासन प्रणालियाँ अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न काफ़ी बनते हैं आपके एग्जाम में। तो इस प्रश्न में आपको अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली की बात की गई है और इसमें आपको विशेषता नहीं, ये इसका आपको आंसर देना है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया, तीसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं पूछा है, तो इसमें जो सामूहिक उत्तरदायित्व है दोस्तों, ये अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली का विशेषता नहीं होता है। आपका ऑप्शन इसमें जो बनेगा सी आंसर बनेगा। याद रखें आप लोग, अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष होता है। वह अपने मंत्रियों को चुनने के संबंध में स्वतंत्र होता है। इस व्यवस्था में व्यवस्थापिका का सदस्य मंत्री पद धारण नहीं कर सकता है। अतः देखा जाए तो इसमें सामूहिक जिम्मेदारी के भाव का अभाव पाया जाता है, यानी कि इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व तो नहीं होता है किसमें, अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली में। तो आपका ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, आप लोग कह रहे हैं कि लाइव सेशन नहीं चल रहा है, बहुत जल्दी हम लोग 1 नवंबर से, ठीक 1 नवंबर से हम लोग लाइव सेशन से स्टार्ट कर देंगे हम लोग अपनी प्रैक्टिस, ठीक है, जो कि मॉडल पेपर का हम लोगों का सीरीज चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अध्यक्षीय शासन प्रणाली के विषय में कौन सा सत्य है। यहाँ पे आपको अध्यक्षीय शासन प्रणाली के विषय में सत्य कथन आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकती है, दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका हटा नहीं सकती, या ऑप्शन सी कह रहा है कि राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के निचले सदन को भंग कर सकता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली के विषय में आपको सत्य कथन बताना था। तो इसके लिए जो आंसर बनेगा दोस्तों, आपका ऑप्शन जो ए कह रहा है कि राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकती है, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका जो होती है महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकती है। आपका ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन इसमें ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है किस अनुच्छेद के तहत चलाई जाती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अध्यादेशात्मक शासन में दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। आपको अध्यादेशात्मक शासन से संबंधित ये 4 विकल्प दिए गए, इसमें से सही क्या हो गया अध्यादेशात्मक शासन के लिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, बी कह रहा है कि मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, या सी मंत्री व्यवस्थापिका की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं, या डी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। तो सही विकल्प का आपको चयन करना था। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा दोस्तों, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन जो है इसके लिए डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। याद रखें, अध्यादेशात्मक शासन व्यवस्था यानी कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर ये आधारित होता है दोस्तों। इसलिए देखा जाए तो व्यवस्थापिका का सदस्य मंत्री पद ग्रहण नहीं कर सकता है और मंत्री व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति मंत्रियों को चुनने के लिए संबंध में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। इसलिए यदि देखा जाए तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि इच्छा अनुसार तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी है इसके लिए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अध्यादेशात्मक शासन में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये 4 है।
प्रश्न कह रहा है कि हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं कि वह क्या कहता है। यह जिस न्यायपालिका के विषय में है वह है। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये किस न्यायपालिका के संबंध में स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट को एक बार फिर से देखिए। कह रहा है कि हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं कि वह यह कहता है। यह जो है न्यायपालिका के किस विषय में है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन जो दिया है भारत में है, ऑप्शन बी कह रहा है इंग्लैंड में है, सी कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, या डी चीन में है। दोस्तों इसके लिए जो आंसर बनेगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए, बिल्कुल इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड यानी कि सी। याद रखें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार है। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिका के एक न्यायाधीश जो कि पूर्व हैं ह्यूज ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के विषय में यह कहा था, हम एक संविधान के अधीन रहते हैं, लेकिन संविधान वैसा ही है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है। तो दोस्तों ये ह्यूज का स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट इसमें छपा है कि हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश हमको बतलाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी पूछ देता है किसका है, तो ये ह्यूज का स्टेटमेंट है और ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रचलित है। आपका ऑप्शन जो है होगा सी, इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और प्रश्न कह रहा है कि भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। तो ये किसके तहत प्रदान किया गया है भारत में जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि 1919 के अधिनियम द्वारा, बी है 1935 के अधिनियम द्वारा, या सी भारत के संविधान द्वारा, या डी 1971 में संविधान संशोधन द्वारा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये क्वेश्चन नंबर 5। तो याद रखिए भारत के संविधान द्वारा दोस्तों भारत में जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार है यह प्रदान किया गया है। आपका ऑप्शन जो बनेगा इसके लिए सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें आप लोग, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार जो है यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। हालांकि इसके पहले विभिन्न संवैधानिक सुधारों द्वारा सीमित संख्या में भारतीयों को मताधिकार का अधिकार दिया गया था। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 में किया गया है। ये आप लोग याद रखेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन जो बनेगा सी, इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान द्वारा भारत में लोगों को जो वयस्क मताधिकार दिया गया है यह भारत के संविधान द्वारा उनको मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 6 और ये कूट संबंधी प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में से कीजिए। तो ये कूट संबंधी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक जो सूची 1 है इसमें दिया गया है निर्वाचन व्यवस्था, सूची 2 में दिया गया है देश, यानी कौन सी निर्वाचन व्यवस्था किस देश में है ये आपको मिलान करके बताना है। तो आइए देखते हैं निर्वाचन व्यवस्था में सूची 1 में क्या दिया गया है। पहला इसमें ए दिया गया फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, दूसरा 20 में दिया गया है 2 राउंड्स ऑफ सिस्टम, तीसरा सी है लिस्ट सिस्टम और डी दिया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और देश में आपका पहला भारत दिया है, दूसरा मिस्र है, तीसरा ब्राजील और चौथा आयरलैंड। तो आइए मिलान करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसके बाद हम लोग आंसर देखते हैं क्या बनेगा। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम दोस्तों ये आपके भारत में है, तो बिल्कुल सही सिस्टम है ये, कह सकते हैं भारत में लागू है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए के लिए 1 हो जाएगा। दूसरा है 2 राउंड्स ऑफ सिस्टम, दोस्तों ये आपके मिस्र में है, तो ये भी बिल्कुल सही है मिलान, ठीक है। तीसरा जो दिया है आपका लिस्ट सिस्टम, तो ये आपके ब्राज़ील में है, तो ये भी मिलान बिल्कुल सही है। और चौथा दिया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, तो ये आपके आयरलैंड में ही है, यानी कि यहाँ पे जो होगा आपका, ठीक है, तो चौथा हो जाएगा इसके लिए, यानी कि सभी मिलान बिल्कुल सही है, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 बन रहा है। तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जा रहा है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये भी कूट संबंधी प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि राज्य के विकास संबंधी निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो आइए देखते हैं। पहला क्या दिया है, रोमन साम्राज्य दिया है,
दूसरा दिया है प्राच्य साम्राज्य, तीसरा है ग्रीक नगर राज्य, चौथा है सामंती राज्य और पांचवा दिया है राष्ट्र राज्य। तो ये राज्य के विकास मतलब राज्य का विकास किस तरह से हुआ था उसको सही क्रम में आपको लगाना है। यानी कि पहला आपका किस तरह का राज्य बना, फिर इसके बाद किस तरह से ये आपको कूट के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो 7 के लिए दोस्तों यदि देखा जाए तो इसमें जो आंसर बनेगा, ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहले जो हमारा प्राच्य साम्राज्य था, यानी कि पहला हमारा क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। इसके बाद जो था ग्रीक नगर और राज्य आता है, यानी कि इसके बाद 3 बन जाएगा, 2 3 हो गया। फिर इसके बाद जो था दोस्तों हमारा जो आता है रोमन साम्राज्य आता है, ग्रीक के बाद रोमन आता है, यानी पहला बन जाएगा। फिर इसके बाद याद रखिए इसमें आपका सामंती राज्य हो जाएगा, तो चौथा यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है, यानी कि 5वां। तो यानी यहाँ पे जो हमारा कूट कंप्लीट होगा 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5 देखिए किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी ऑप्शन में है 2 3 1 4 5, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले आपका प्राच्य साम्राज्य होगा, फिर ग्रीक नगर राज्य होगा, ठीक है, फिर इसके बाद रोमन साम्राज्य होगा, इसके बाद सामंती राज्य, फिर राष्ट्र राज्य, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 3 सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न है कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि राज्य। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सामाजिक अनुबंध, ठीक है, सामाजिक जो अनुबंध सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु होगा कि राज्य क्या हो सकता है, एक मानवकृत संस्था हो सकती है, या संप्रभु है, या सी कहे लोकतांत्रिक है, या डी निरंकुश है। तो दोस्तों सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र जो होता है बिंदु, वह राज्य को किस तरह से मानते हैं ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा यह सिद्धांत जो है राज्य को एक मानवकृत संस्था मानते हैं, ठीक है। कौन? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को मानने वाले लोग राज्य को एक मानवकृत संस्था मानते हैं, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया यह राज्य है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा ए इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग दोस्तों सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करता है उससे उदारवादी मान्यताओं की पुष्टि होती है। सामाजिक समझौते सिद्धांत ने शासक दैविक अधिकार को चुनौती देते हुए यह मान्यता अपने प्रस्तुत की है कि शासक की सत्ता सही आधार शासितों की सहमति है। इस प्रकार सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु यह है कि राज्य मानव द्वारा बनाया गया अर्थात एक मानवकृत संस्था है, यानी कि आपका ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अपलोडेड फॉर्म में वीडियो है, तो आप लोग इसको आराम से देखिएगा, ठीक है। जिस क्वेश्चन पे आप लोगों के लगे कि यह नया क्वेश्चन है, 1-2 बार उसको रिपीट करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी यह संदेह हो कि इसका ऑप्शन देखने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। इसको तो आप एकदम अपने माइंड में याद रखिएगा। जब युद्ध स्थल की बात की जाए तो बहुत आसान सा आप लोग लगा सकते हैं कि युद्ध जब भी होगा तो उसमें शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं भी जब आपको शक्ति सिद्धांत देखे ऑप्शन में तो उस पर आप ट्रिक कर दीजिएगा, ऑप्शन बी शक्ति सिद्धांत, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। तो यह मान्यता किसकी? शक्ति सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है। ऑप्शन 20 के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा शक्ति सिद्धांत के अनुसार दोस्तों राज्य एक ईश्वरीय संस्था नहीं है, अपितु यह एक मानवीय संस्था है जिसकी उत्पत्ति बल प्रयोग के आधार पर हुई है, ठीक है, यानी कि शक्ति के आधार पर हुई है। बल प्रयोग ही राज्य की उत्पत्ति का कारण है और वर्तमान समय में राज्य के अस्तित्व का आधार है। ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान समय में देखा जाए तो यहाँ पे शक्ति देखने को मिलती है कि जिस की शक्ति होती है वही राज्य, ठीक है, कह सकते हैं कि अस्तित्व में है। यानी कि आपका ऑप्शन जो 20 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शक्ति सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। तो इसमें से कौन से विचारक हैं जिन्होंने वाद प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए कह रहा है कि मार्क्स और मिल ने, बी कह रहा है मार्क्स और अरस्तु ने, सी कह रहा है हेगेल और मार्क्स ने, या डी मार्क्स और लास्की ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो आंसर बनेगा दोस्तों हेगेल और मार्क्स ने दोस्तों वाद प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है।
तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्क्स जो थे ये हीगल से काफ़ी प्रभावित है दोस्तों, इसलिए इनके विचारों में कुछ परिवर्तन करते हैं और इनके विचारों को अपने विचारों में समाहित भी करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन इसके लिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हीगल और मार्क्स, क्वेश्चन नंबर सी के 10 के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर ये 11 है। प्रश्न कह रहा है कि भ्रष्टाचार विरोधक समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यह समिति है दोस्तों भ्रष्टाचार विरोधक, और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। मोरारजी देसाई थे, अशोक मेहता थे, जेबी कृपलानी थे या के संथानम थे। दोस्तों याद रखिएगा भ्रष्टाचार जो विरोधक समिति के अध्यक्ष थे वह के संथानम थे, यानी कि आपका ऑप्शन जो बनेगा डी आंसर इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1964 में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति भ्रष्टाचार निरोधक समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष जो है संथानम जी को बनाया गया था, यानी कि डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा यह समिति पूछ सकता है कि कब यह गठित की गई थी, तो 1964 में गठित की गई थी। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर ये 12 यानी कि 12 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कि भारत में लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने वाला राज्य कौन था। तो भारत में लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने वाला राज्य कौन था। उड़ीसा, जिसे हम लोग ओडिशा के भी नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान या बिहार। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आंसर बनेगा महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने वाला जो पहला राज्य था वह आपका महाराष्ट्र था दोस्तों। ऑप्शन 20 के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी महाराष्ट्र। याद रखें लोकायुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचार रोधी संस्था है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोकायुक्त का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। भारत में लोकायुक्त को स्थापित करने वाला जो प्रथम राज्य है दोस्तों वह महाराष्ट्र को माना जाता है, और महाराष्ट्र में ही हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। प्रश्न यहाँ से बन सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। सारे ही प्रश्न अच्छे हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी कह रहा है के.एम. मुंशी, सी है जयप्रकाश नारायण, और डी कह रहा है जेबी कृपलानी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो ये आसान सा प्रश्न है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण जो थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। आपका ऑप्शन जो है सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए छोटा प्रश्न था, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर ये 14 है। प्रश्न कह रहा है कि प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है। दोस्तों प्लेटो की जो पुस्तक होती है रिपब्लिक, ये उसकी सबसे फेमस बुक है रिपब्लिक, और आपको बताना है कि इसका जो केंद्रीय विषय था वह क्या था। ऑप्शन ए कह रहा है कि आदर्श राज्य की स्थापना करना, बी कह रहा है आदर्श शिक्षा पद्धति, या न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति, या समाजवाद की स्थापना। तो 14 के लिए जो आंसर बनेगा दोस्तों न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका ऑप्शन जो बनेगा सी के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, इस पुस्तक में उसने न्याय की जो है विस्तृत व्याख्या किया है। किसने? प्लेटो ने किया है। और यदि प्रश्न ये बने कि प्लेटो ने न्याय शब्द को सबसे पहले किस पुस्तक में उसने न्याय शब्द लिखा था, तो वह उसकी मीनो होती है। ठीक है, तो कौन सी बुक थी उसकी? मीनो में उसने न्याय शब्द का पहली बार उल्लेख किया था, लेकिन न्याय शब्द का विस्तृत व्याख्या उसने रिपब्लिक में किया। आपका ऑप्शन जो बनेगा सी आंसर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए उसके गुरु जो होते हैं दोस्तों कौन होते हैं? उसके गुरु जो होते हैं सुकरात होते हैं, और सुकरात ने बड़ा एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, उसने कहा था सद्गुण ही ज्ञान है। उसने कहा था सद्गुण ही ज्ञान है। ठीक है, क्या कहा था? सद्गुण ही ज्ञान है। यानी वह कहता है कि जिस व्यक्ति में अच्छे गुण होंगे उसे कहता है कि वह व्यक्ति क्या होगा? वह ज्ञानी होगा। ठीक है, यानी सद्गुण कैसे आएंगे? ज्ञान के जरिए आएंगे, और ज्ञान जो सद्गुण होगा वही उसके लिए ज्ञान होगा, और इसी को आधार बनाता है प्लेटो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो बनेगा सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन किस वर्ष लिखी थी। ये प्रश्न भी लेवियाथन की काफ़ी बार पूछी गई है। या तो पूछ देगा कि लेवियाथन किसकी पुस्तक है, या लेवियाथन जो है
किस वर्ष ये प्रकाशित की गई थी या लिखी गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है आपके 1650, 1651, 1652 और 1653। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, आपका 1651 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाफ्स ने जो अपनी लेवियाथन लिखी वह 1651 में लिखी थी दोस्तों। आपका ऑप्शन जो है इसमें बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि थॉमस हाफ्स जो थे ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। इनका जो जन्म हुआ था 1588 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए याद रखिएगा। इनकी जो पहली बुक होती है 1642 में आती है जो डी शिवे थी। ठीक है, इसके बाद इनकी 1651 में इनकी लेवियाथन आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 है। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि नागरिक को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए? तो दोस्तों यह स्टेटमेंट किसका है? और स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा गया है कि नागरिक को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि रूसो, बी कह रहा है हाफ्स, सी कह रहा है लॉक या डी मार्क्स। तो दोस्तों यह स्टेटमेंट किसका था? तो यह रूसो का स्टेटमेंट था दोस्तों। रूसो ने ही कहा था कि नागरिक को अपनी इच्छाओं का दमन कर देना चाहिए, यानी कि जो नागरिक होंगे उनको अपनी इच्छाओं को खत्म कर देना चाहिए और सार्वजनिक यानी कि लोगों के कल्याण की जो सामूहिक चेतना है वह उनके अंदर विकास होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर। रूसो इस तरह से कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद देखिए सामान्य इच्छा का प्रतिपादन इसी ने किया था। प्रश्न यहाँ से बनता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? देखिए इतना हम लोगों ने इस तरह के प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लिया है, पढ़ भी लिया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न यदि आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, यानी कि इस पर बहुत कम समय देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ताकि आप और जो बड़े प्रश्न हो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप उस प्रश्न पे समय दे सकें, सोच सकें उसके विषय में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है प्लेटो, बेंथम, हाफ्स और बर्क। तो दोस्तों 17 के लिए जो आंसर हो जाएगा हाफ्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 17 के लिए हाफ्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाफ्स जो है आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति को, ठीक है, एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में मानता है और कहता है कि आत्मरक्षा का अधिकार यह व्यक्ति के पास होना चाहिए। बाकी सभी अधिकार जो है वह किसको दे देता है? वह कहते हैं कि जिसके अंदर वह संप्रभुता को सौंपता है, यानी लेवियाथन को वह दे देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न है कि जेरमी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? दोस्तों ये जेरमी बेंथम की पुस्तक कई बार पूछी गई है, इसके विषय में आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि वर्ष 1980 में, बी कह रहा है 1824 में, सी है 1789 और डी दिया है 1817 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 के लिए जो आंसर होगा 1789, इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जेरमी बेंथम की जो पुस्तक है दोस्तों एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, यह आपकी 1789 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। इस पुस्तक के अंतर्गत प्राचीन यूनानी विचारक एपिक्यूरस के इस विचार को नए संदर्भ में दोहराया गया कि व्यक्ति को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वह अपने सुख को बढ़ा सके और दुख से बच सके। बेंथम ने यह तर्क दिया कि पूर्ण अधिकार, पूरी प्रभुसत्ता और पूरा न्याय जैसी संकल्पनाएं सामाजिक जीवन के सत्य से मेल नहीं खाती। तो याद रखिएगा यह जो पुस्तक है जेरमी बेंथम की, पूछी जाती है कि यह किसकी पुस्तक है, तो जेरमी बेंथम की है। और यह पुस्तक जो है 1789 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, और यह किसके विचारों पे आधारित है? तो एपिक्यूरस के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 से प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव कब आयोजित किए गए हैं? तो ये छोटा प्रश्न है, लेकिन जो पढ़ा होगा उसी को ये आएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव कब आयोजित किए गए थे? जुलाई 1946 में, दिसंबर 1946 में, जनवरी 1947 या अगस्त 1947 में? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो याद रखिएगा जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत संवैधानिक सभा का जो चुनाव किया गया था वह जुलाई अगस्त 1946
1946 में आयोजित किए गए थे। तो याद रखिएगा अगस्त भी ऑप्शन में कहीं कहीं आ जाता है, लेकिन जुलाई से लेकर अगस्त तक ऑप्शन रहेगा, तो आप उसको टिक करिएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इसमें ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, निर्वाचन प्रांतों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा यह किया गया था। भारत की प्रस्तावित संविधान सभा में जो उस समय 389 सदस्य थे, जिसमें 292 भारतीय प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और जो 4 थे वह चीफ कमिश्नरी प्रांतों से लिए गए थे। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा जुलाई 1946, या कहीं ऑप्शन आपको जुलाई अगस्त 1946 रहे तो वह भी करेक्ट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न है। ये प्रश्न संख्या है 20। 10 प्रश्न और हैं आपके इसमें। प्रश्न कह रहे हैं कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत संविधान आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और यह प्रश्न कह सकते हैं थोड़ा सा डीपली है, लेकिन टीजीटी पीएचडी के लिए डीपली नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है आचार्य विनोबा भावे, बी कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है जेबी कृपलानी और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 20 के लिए जो आंसर बनेगा आचार्य विनोबा भावे। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे जो थे, यह गांधी जी द्वारा जो शुरू किया गया था अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत संविधान आंदोलन, इसके प्रथम जो सत्याग्रही होते हैं विनोबा भावे जी होते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि दूसरे सत्याग्रही की बात करें तब आप वहाँ पे आप लोग जाइएगा, किसका नाम लेंगे तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में होगा, तो आप उनको ट्रिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 21। प्रश्न है कि यह कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट है, यह देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूँगा। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट देखिए कितना अच्छा है। स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं, अस्पृश्यता मतलब भेदभाव, यानी कि ईश्वर भेदभाव को सहन करते हैं तो मैं ऐसे ईश्वर को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इस तरह का कहने वाला व्यक्ति कौन है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर, बी कह रहा है लोकमान्य तिलक, सी है महात्मा गांधी और डी महात्मा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले या महात्मा फुले। तो याद रखिएगा, मुझे लगता है इसका आंसर आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग बी आर अम्बेडकर को कहेंगे, लेकिन याद रखिएगा इसका जो आंसर बनेगा वह लोकमान्य तिलक आंसर बनेगा। दोस्तों, यह लोकमान्य तिलक का ही स्टेटमेंट था दोस्तों। ठीक है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी का है, और ये क्या कहते हैं? यह कहते हैं कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इस तरह से लोकमान्य तिलक कहते हैं, यानी कि ये भेदभाव को दूर करने की बात करते हैं। इनका कहने का मतलब था कि यदि भेदभाव को भगवान यदि मान लेते हैं तो मैं ऐसे भगवान को भी नहीं मानूंगा, लोकमान्य तिलक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर ये 22 है, और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित का सही क्रम बताइए। ये आपको क्रम बताना है 22 के लिए। पहला इसमें दिया राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, दूसरा है सरकारी आयोग, तीसरा है राज्य पुनर्गठन आयोग, और चौथा दिया है संविधान के संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो पहला कौन सा आयोग का गठन किया गया, ये आपको बताना इसी क्रम में। ठीक है, तो देखते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आता है। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो नहीं आएगा इसमें दोस्तों। इसमें जो आएगा हमारा सबसे पहले आता है आपका जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग आया था आपका 1953 में। ठीक है, और भाषा के आधार पे आपका फिर इसके बाद आता है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा तो हमारा देखिए इसमें क्या आंसर बनता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है यह आपका आता है 1953 में। ठीक है, 1953 में। चलिए इसको करने के बाद हम लोग मिलान करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपका है सरकारी आयोग आता है। तो ये सरकारी आयोग सभी लोग जानते हैं कि 1983 में आता है। ठीक है, 1983 में आता है, ये 83 हो गया। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है दोस्तों, यह आपका किस में आता है? तो ये आपके 2005 में आता है, 2005 में आता है। और संविधान के संशोधन के लिए जो राष्ट्रीय आयोग आता है यह 2000 में आता है। ठीक है, 2000 सन 2000 में आता है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन बनेगा तीसरा इसमें आना चाहिए। ठीक है,
तो देखिए तीसरा हमारा केवल ऑप्शन बी में दिया है, तो यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 2 4 1 इसके लिए बनेगा, 3 2 4 1। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में, सरकारिया आयोग 1983 में, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में और संविधान के संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग 2000 में गठन इसका किया गया था। तो बी इसके लिए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। ये है क्वेश्चन नंबर 23। प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न कह रहा है कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अच्छा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने, एम.एन. राव ने, पंडित नेहरू ने या महात्मा गांधी ने। दोस्तों 23 के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न था और यहाँ पे जो आंसर बनेगा महात्मा गांधी। ठीक है, याद रखिएगा महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और इस सिद्धांत के माध्यम से गांधी जी ने यह बताया कि सामाजिक व्यवस्था को यदि प्रेम तथा विश्वास के आधार पर बढ़ाया जाए तो यह संभव है कि पूंजीपति को यह समझ आ जाए कि उनकी अत्यधिक संपत्ति वास्तव में उनके पास समाज की धरोहर है, उसकी अमानत है, जिसे उन्होंने इसलिए संजोया है कि वह जनहित और कल्याण के कार्यों में लग सके। तो ये है ट्रस्टीशिप का मतलब, जो कि गांधी जी के द्वारा ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है 24। कमेंट करके जरूर से आप लोग बताइएगा कि सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये 24 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। हालांकि हिस्ट्री में भी इनका बहुत नाम आता है, ठीक है, और कहानियों में भी इनका नाम बहुत सुनने को मिलता है। और ये कौन है दोस्तों, आप लोग चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन कितना अच्छा दिया है। ठीक है, 24 के लिए यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों बहुत ही यहाँ पे देखिए किस तरह से ऑप्शन बनाया गया है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये सभी तो याद रखिए एक ही व्यक्ति हैं और ये इन्हीं के नाम है। तीनों नाम जो है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम जो है कह सकते हैं, कौटिल्य इनको कहिए, चाणक्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए, तो सभी इसमें राइट आंसर होगा 24 के लिए दोस्तों। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं, जिसके कई उपनाम हैं जैसे कि चाणक्य, विष्णुगुप्त आदि। ठीक है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है दोस्तों यह राजनीति से संबंधित है। कभी भी आप ये मत समझिए कि यह अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से संबंधित है, यह राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र की जो रचना है कौटिल्य ने इसको गद्य और पद्य दोनों में किया था। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि अर्थशास्त्र की रचना किस में की गई है, गद्य पद्य या गद्य पद्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा गद्य पद्य दोनों में की गई है अर्थशास्त्र की रचना। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर ये 25। प्रश्न है कि प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं। दोस्तों प्राचीन भारत में मैकियावेली का आप लोग तो जानते हैं, ठीक है, कि मैकियावेली के राजनीतिक विचारक हैं और ये काफ़ी अच्छे विचारक रहे हैं। तो आपको बताना है भारत में जो प्राचीन भारत में मैकियावेली उपनाम दिया जाता है उनको, तो किसे, वेदव्यास को, शुक्र को, मनु को या कौटिल्य को। तो 25 के लिए याद रखिएगा कौटिल्य को दोस्तों। ठीक है, किसे, कौटिल्य को, जिन्हें हम लोग चाणक्य से और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा प्राचीन भारत में कौटिल्य को मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी यानी कि कौटिल्य इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखें कौटिल्य की विचारधारा के सर्वाधिक समीप यदि किसी पाश्चात्य विचारक को हम लोग देखते हैं तो वह जो है दोस्तों, ठीक है, मैकियावेली है। और विचारक कौटिल्य को मैकियावेली का अग्रदूत कहते हैं दोस्तों। कुछ उसे भारत का मैकियावेली भी लोग कहते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की और मैकियावेली ने ही दी थी प्रिंस की रचना। ठीक है, तो कौटिल्य ने दोस्तों अर्थशास्त्र की और मैकियावेली ने प्रिंस की रचना की। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो बनेगा डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैकियावेली जो है प्रिंस, इनकी रचना है मैकियावेली की, और अर्थशास्त्र कौटिल्य की। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है ये 26 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि गांधी ने अपने विचारों को निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रकट किया। याद रखें गांधी जी के जो विचार थे वह किस आधार पे उन्होंने अपने विचार को प्रकट किया, ये प्रश्न है। और ऑप्शन है पंथ, वाद, रूढ़ि और प्रयोग। तो दोस्तों इसके लिए आंसर क्या होगा, यह आंसर बनेगा प्रयोग। ठीक है, क्या आंसर बनेगा, प्रयोग। दोस्तों गांधी ने अपने विचारों को प्रयोग के आधार पर प्रकट किया था। ठीक है, किस पे, प्रयोग के। गांधी जी ने अपने विचारों को प्रयोग के आधार पर प्रकट किया। इसकी पुष्टि उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में होती है।
आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी जी का आविर्भाव एक ऐसी घटना है जिसके बिना भारत की अस्मिता की पहचान भी संभव नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोग। ठीक है, तो गांधी जी अपने विचारों को प्रयोग के आधार पर प्रकट करते हैं, डी इसके लिए बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर का प्रश्न है और प्रश्न अच्छा है। प्रश्न देखिए क्या है, लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग क्या छोड़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। लॉक के द्वारा जब सामाजिक समझौता होता है मनुष्यों में तो वह किस चीज को छोड़ते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। अपने समस्त अधिकार, बी कह रहा है अपना कोई भी अधिकार नहीं, सी कह रहा है केवल संपत्ति का अधिकार और डी कह रहा है प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार। तो 27 के लिए आप लोग आंसर समझ चुके होंगे। प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने का जो अधिकार है, इसी को लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोगों ने यानी व्यक्तियों ने छोड़ दिया था। ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, 27 के लिए। दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था की दी गई असुविधाओं को दूर करने के लिए लॉक के अनुसार मनुष्य ने समझौता किया, जिसे सामाजिक अनुबंध कहते हैं। इसमें व्यक्तियों ने भाग लिया था और प्रत्येक व्यक्ति ने अपने केवल प्राकृतिक कानून को लागू करने का तथा उसके उल्लंघन हेतु दंड देने का अधिकार पूरे समाज को अर्पित कर दिया। शेष सभी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति जो कि प्राकृतिक अवस्था में थे वह अपने उसको प्रदान नहीं किए। ठीक है, इस प्रकार जो शक्ति समाज को प्रदान की गई वह सीमित थी, यानी कि आपका ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। यानी जो लॉक है यह मनुष्य के जो प्राकृतिक अधिकार बताता है उसको छोड़कर बाकी अधिकारों को वह, ठीक है, किसको देता है। ठीक है, वह जो है राज्य के जिसके वो लोग समझौता करते हैं सिद्धांत के माध्यम से उसे सौंप देते हैं। ठीक है, तो डी आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों, आजकल मच्छर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बच के रहिए, मेरे पास भी बहुत बड़े बड़े मच्छर आ रहे हैं। चलिए, यह 28 नंबर का प्रश्न है, अरस्तु की अपेक्षा करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था। ऑप्शन ए कह रहा है कि मैकियावेली, बी है बोधा, सी है लॉक और डी दिया है हॉब्स। तो याद रखें, प्रश्न है कि अरस्तु की उपेक्षा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे उपेक्षा लिखा गया है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था। मैकियावेली थे, बोधा थे, लॉक थे या हॉब्स थे। तो याद रखिएगा, हॉब्स महोदय ने अरस्तु की उपेक्षा करने वाले प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 के लिए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर ये है आपका 29। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा नहीं करता। तो संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा कौन इसमें से नहीं करता है इन चारों में से। हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं या ये सभी। तो 29 के लिए जो आंसर बनेगा दोस्तों, लॉक इसमें करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादा से ज़्यादातर लोग यहाँ पे ये सभी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है लॉक राइट आंसर हो जाएगा। हॉब्स, रूसो जो है संवैधानिक सरकार की बात करते हैं, लेकिन लॉक जो है संवैधानिक सरकार की चर्चा नहीं करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लॉक का राज्य निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि उस पर बहुत सी सीमाएं हैं। प्रथम सीमा तो यह है कि राज्य अपनी सत्ता जनता से ग्रहण करता है और द्वितीय सीमा यह है कि राज्य को यह सत्ता या अधिकार ट्रस्ट के रूप में कुछ विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदान किया जाता है। तो इस हिसाब से याद रखिएगा, लॉक संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा नहीं करता है। ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 29 के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 30। प्रश्न है कि किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है। तो इतना आसान सा प्रश्न, इसे यदि कोई गलत करता है तो समझिए कि बहुत बड़ी गलती है आपकी ये। ऑप्शन देख लेते हैं, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक या रूसो। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा हॉब्स हो जाएगा। ठीक है, हॉब्स ही ने कहा था दोस्तों, क्या कहा था कि मनुष्य का जो प्राकृतिक जीवन था उसका किस प्रकार का था। वह कहता है कि एकाकी, क्षुद्र, ठीक है, घिनौना, पशुवत और अल्पता, क्षणिक मात्र का था। ठीक है, कह रहा है कि मतलब बहुत दयनीय अवस्था में वो व्यक्ति था, अपने जो प्राचीन प्राकृतिक अवस्था में था। तो हॉब्स महोदय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा 20 के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 16वीं शताब्दी का प्रसिद्ध जो राजनीतिक विचारक होता है वह थॉमस हॉब्स। इन्होंने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है। हॉब्स अपनी सामाजिक समझौता, प्राकृतिक अवस्था एवं मनुष्य की प्रकृति से संबंधित विचारों का प्रतिपादन
अपनी अमर कृति जो कि उनकी लेवियाथन है इसमें वह करते हैं और कहते हैं कि यह व्यक्ति की स्वाभाविक अच्छाई में विश्वास करता है, जबकि रूसो जो है दोस्तों व्यक्ति को सीधे साधे पशु की श्रेणी में रखता है। मैकियावेली के अनुसार देखा जाए तो व्यक्ति नितांत अवसरवादी होता है दोस्तों, जहाँ पे हॉब्स कहते हैं कि व्यक्ति जो है प्राकृतिक अवस्था में एकाकी शूद्र घिनौना पशुवत होता है। वहीं पे जो है रूसो महोदय है यह कहते हैं कि जो व्यक्ति है अपने प्राकृतिक अवस्था में सीधे साधे होते हैं, हालांकि बर्बर होते हैं, बर्बर मतलब असभ्य टाइप होते हैं, लेकिन बड़ा सीधा साधा एक ऐसा पशु जो कि बहुत सीधा साधा, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसीलिए वह कहते हैं कि प्रकृति की ओर लौटो। वहीं मैकियावेली कहते हैं कि जो मनुष्य होते हैं उस समय जो थे तो वह किस प्रकार के मनुष्य को उन्होंने गुणों को देखकर बताया कि मनुष्य जो होते हैं यह अवसरवादी होते हैं। कौन कहते हैं? मैकियावेली कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक बार आप लोग लाइक कर दें, ठीक है, लाइक कर दें सेशन को, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताएं आप लोग कि कैसा सेशन लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 30 हम लोग का हो चुका है, 31 से हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं चैनल से पहली बार आए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें इसी प्रकार की जो वीडियो है डेली उनको मिलती रहे, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन आज का आप लोग ज़रूर से कमेंट करिएगा। बहुत जल्द हम लोग लाइव सेशन से जुड़ने वाले हैं, 2 दिनों की और बात है, ठीक है। तो आप लोगों को, ठीक है, छठ पर्व का सभी लोगों को बहुत बहुत मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को बधाई, ठीक है। अच्छे तरीके से सारे त्यौहार को आप सभी लोग मिलकर मनाएं, ठीक है। और बाकी त्यौहार तो तब होगा आपका जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।